Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 23rd September of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या होता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हम आर्टिकल पूछते हैं, हर दिन जो आर्टिकल पूछते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ये सारे क्या कहते हैं, पेपर में आने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या होता है, डिफाइन करिए आप। दूसरा क्वेश्चन आता है, खारिफ और रबी क्रॉप्स बताइए क्या होती है। खारिफ एंड रबी क्रॉप्स क्या होती है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों क्वेश्चंस आप आंसर करें हमारे कमेंट सेक्शन में, और जो कोई वीडियो देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें इन आंसर्स को। क्या कहते हैं, जिस वे में आप आंसर करना चाहें, आप अपनी मीनिंग में, या आप गूगल भी कर सकते हैं इनको, वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक है, जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो क्या कहते हैं, हम जिससे एनालिसिस करते हैं, वो सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए, आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, अपोजिशन पार्टीज वॉक आउट ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सिट नहीं करेंगे। इसमें ये भी लिखा है कि जो सस्पेंड हुए एमपीज, उनका ये भी कहना था कि वो क्या कहते हैं, सिट इन अब नहीं करेंगे, वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, अब वो नहीं वहाँ पे बैठेंगे। क्या कहते हैं, जो राज्यसभा से जो एमपीज हुए हैं, वो उन्होंने कहा कि हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे। चलिए, अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, आर्मी टॉक्स पॉजिटिव बट नो हेडवे ऑन डी एस्केलेशन की। आर्मी जो कमांडर लेवल टॉक हुई है कल, तो उसमें भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव वे में लिया गया है उसमें, लेकिन कोई डी एस्केलेशन की बात नहीं कही गई है। जो चाइनीज ट्रूप्स वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनको पीछे जाने की बात नहीं की गई है। तो इसमें ये भी लिखा है कि इंडिया चाइना एग्री टू स्टॉप सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू फ्रंट लाइन की, और भी ट्रूप्स भेजना वहाँ पे बंद करना है दोनों कंट्रीज को। लेकिन वहाँ से जो पहले से ट्रूप्स वहाँ पे बैठे थे, उनको पीछे करने की बात नहीं की गई उसमें। इसमें ये भी लिखा है, इंडिया एंड चाइना said both sides had agreed to stop sending more troops to the front line and refrain from unilaterally changing the situation on the ground while agreeing to hold more talks to resolve the standoff की। और भी कई टॉक्स होंगी, कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स जो हुई कल, तो उसी तरह और भी टॉक्स होंगी, जिससे इस इशू को ख़त्म करने, जो स्टैंड ऑफ का इशू है, उससे ख़त्म करने की बात की जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं एलएसी को अलग से। एलएसी आप देख सकते हैं, जैसे ये सब जो एरिया है, लद्दाख का कुछ एरिया, डेमचौक, त्रिघाट, ये सब हिमाचल का कोरेक शिपकीला, ये उत्तराखंड का बरौटी, पुलन-सुदा, अरुणाचल का नमखाचू, समदंगचू, असफिला, ये सारा एरिया एलएसी में आता है। ये फ्लैशबैक पॉइंट्स है। एलएसी एलएसी इज द demarcation that separates Indian control territory from Chinese control territory की। जो इन एलएसी लाइन है, बॉर्डर है, वो इंडियन टेरिटरी को चाइनीज टेरिटरी से अलग करता है। इंडिया का मानना है कि इंडिया चाइना बॉर्डर 3488 किलोमीटर का है, लेकिन चाइना इसे 2000 किलोमीटर की मांगता है। ये 3 सेक्टर में डिवाइड है, जैसे ईस्टर्न सेक्टर का हो गया अरुणाचल और सिक्किम, मिडल सेक्टर का उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न सेक्टर का लद्दाख। जो इंडिया चाइना एलएसी लद्दाख में है, उसे 1962 वॉर के बाद बनाया गया था, जब अक्साई चीन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद 1962 वॉर हुआ था। तो 1962 वॉर के बाद क्या कहते हैं, जब हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, दोनों कंट्रीज ने इस बॉर्डर को बनाने की बात की, इसीलिए इसको सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था, मैकमोहन लाइन। चलिए, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ईपीसीए चीफ आस्क्स पंजाब हरियाणा टू एक्ट अगेंस्ट डबल बर्निंग। चीफ सेक्रेटरी टोल्ड टू सेट अप कंट्रोल रूम टू टैकल इशू की। ईपीसीए चीफ जो है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उन्होंने लिखा दोनों पंजाब और हरियाणा को कि वो क्या कहते हैं, एक्शन ले स्टबल बर्निंग के लिए, और वो एक कंट्रोल रूम बनाया जाए इस इशू को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टबल बर्निंग होता क्या है, और ये किस इशू, क्या इशू इससे होता है, स्टबल बर्निंग होता क्या है, इससे क्या इशू बढ़ता है, क्या इन्वायरमेंट पे हार्म पड़ता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग एंड पॉल्यूशन, जीएस पेपर 1 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, हेल्थ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ये न्यूज़ में इसलिए है
क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे जो पंजाब हरियाणा में, वो जब हो जाता है उनका क्वांटिटी ऑफ शाफ जो होता है वहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू या स्टबल जिसे कहा जाता है, वो एक वर्सनिंग उसको जलाने से वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हार्म होती है, जिसके कारण पंजाब हरियाणा दिल्ली से जो कनेक्टेड है बिल्कुल, तो जिसके कारण दिल्ली में भी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हार्म होती है। तो इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि उसको देखा जाए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसको रोकने के लिए स्टबल बर्निंग को, और एक्शन लिया जाए उसको कंट्रोल करने के लिए। क्रॉप बर्निंग ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है पंजाब हरियाणा में कि जो राइस राइस का जो शाफ होता है, जो उसको विंटर जो सोइंग होती है उसके बाद उससे पहले इसे फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए जो राइस शाफ होता है उसे जलाया जाता है, लगभग मान लीजिए अक्टूबर और जो नवंबर के पीक में से ऐसा होता है। तो क्या कहते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं शाफ के, वो एयर क्वालिटी को जो वर्सन कर देते हैं, बेकार कर देते हैं बिल्कुल, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है। तो इंक्रीज एंड मॉडर्नाइज फार्म मैकेनाइज्म क्या कहता है कि एक्सट्रैक्ट राइस ग्रेन्स ओनली एंड लीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस स्टबल। जो इस वक्त मॉडर्नाइज वे होता है, जो मशीन्स के द्वारा जो इस वक्त कटिंग होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि राइस ग्रेन अलग अलग निकाल लेते हैं और जो शाफ होता है राइस का वो अलग हो जाता है, तो राइस शाफ बहुत ज़्यादा निकलता है अब, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है, जिसके कारण एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। एक स्टडी में पाया गया कि क्रॉप बर्निंग कंट्रीब्यूटेड ऑन नियरली 40% ऑफ द नियर स्टेट पीएम 2.5 इन दिल्ली की 2016 में 40% जो पीएम था 2.5 उस वक्त दिल्ली में, वो राइस बर्निंग जो स्टबल बर्निंग था इसके कारण था। ये इमर्ज दैट क्रॉप्स ड्यू कंट्रीब्यूशन टू पीएम ओवर दिल्ली इन 2016। लगभग हर साल जो होता है वहाँ पर जो जलाया जाता है जब, तो उसके बाद पूरे एरिया की जो एयर क्वालिटी होती है, पीएम जो होता है वहाँ का पार्टिकुलर मैटर, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। वहाँ पे एयर क्वालिटी में सांस लेने के लोगों को दिक्कत होने लगती है। गवर्नमेंट कैन गो फॉर अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रोसिक्यूशन की, एक इंसेंटिव्स बनाया जाए, प्रोसिक्यूशन किया जाए। द रोल ऑफ लेजिस्लेशन अपीयर टू बी मिनिमम। इसमें क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन का रोल काफ़ी मिनिमम है। एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि एयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को ना होने दिया जाए, स्टबल बर्निंग को रोकना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टबल बर्निंग, जो राइस शाफ्ट होती है उसको जला के इसे जलाया जाता है, जिसके कारण इस बर्निंग के कारण काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी डैमेज होती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें, और जो क्वेश्चंस पूछे गए आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो पहला एडिटोरियल आज का था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ द यूएन को सपोर्ट किया जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। एक स्पेशल सेशन हुआ था 75 ईयर्स जो हुए हैं यूनाइटेड नेशन के, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि रिफॉर्म ऑफ इट्स आउटडेटेड स्ट्रक्चर पॉइंटिंग आउट देयर इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस द वर्ल्ड बॉडी टुडे फेसेस अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की, इस वक्त जो वर्ल्ड बॉडी है इस वक्त क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस फेस कर रही है सब जितनी है। तो ये जो आउटडेटेड स्ट्रक्चर हो गया यूनाइटेड नेशन को, उसे इम्प्रूव किया जाए। इसमें ये भी कहा गया कि जो इंडिया हैज़ बीन एट फ्रंट फ्रंट ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म इन द यूएन, कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल को बनाना चाहिए, जिसके कारण जो क्लेम होता है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, इसको पूरा तरह से देखा जाए, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू पीस मेकिंग थ्रू यूएन फोर्सेस भी देखा जाए। इसमें ये बात की गई है, तो पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई है, आप देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं अगला एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल आता है ई लर्निंग इन इंडिया अ केस ऑफ बैड एजुकेशन। इन पुअरली परफॉर्मिंग एजुकेशनल सिस्टम एज इन द कंट्री ऑनलाइन एजुकेशन में नॉट यूजर इन अ रिवॉल्यूशन, कि जो ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कतें हैं। जिस पूरे एडिटोरियल में बताया गया द की इशूज एग्जिबिशन ऑफ इनइक्वालिटी, जैसे कि एक ट्रू कैलेमिटी के कारण नेचुरल या मैन मेड हो, उसमें दिक्कतें कभी भी आ सकती हैं इस तरह की, तो इसको इसके लिए एक पूरी तरह से देखना चाहिए किस तरह से हम इसका पूरा एक रिजॉल्व कर सकें इस इशू को, एजुकेशन को, ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉब्लम को। इसमें ये भी कहा गया नो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, जैसे इफ वन सीज वीडियोस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज, वन कैन हार्डली अवॉइड नॉइजिंग प्रॉब्लम विद देम, कि इन द साइंस एंड मैथमेटिक्स वीडियो जैसे हमने देखा है कि कई मिसकंसेप्शंस होते हैं, एम्बिग्यूट्स होते हैं, जैसे हमने देखा है इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से वीडियो बनाते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए, लेकिन कुछ टीचर होते हैं वो बस आते हैं चेहरा दिखाने के लिए आते हैं, तो इस तरह की कई इश्यूज हैं कि कुछ टीचर्स पढ़ाते ही नहीं ऑनलाइन में, कहते हैं हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इस तरह की इशू कई ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को एक प्रोसेस बनाना चाहिए जिससे कोई भी टीचर अपॉइंट हो उसके पास एक ट्रेनिंग टाइप की हो, जिससे वो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड
करा सकें अच्छी तरह से, जिससे बच्चों को समझ में आए। तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन देख लेते हैं क्या-क्या दिक्कतें हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इश्यूज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ये क्या कहते हैं, ई-गवर्नेंस एजुकेशन जीएस पेपर 3, हेल्थ जीएस पेपर 2। ये न्यूज़ में इसलिए है कि इसका कोविड-19 कारण जो 40% ऑफ ऑल कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड टू इक्विप ऑल गवर्नमेंट स्कूल विद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे अप्रैल 2020 को हमने देखा था कि सेंटर ने अनाउंस किया था 2021 को एकेडमिक ईयर वर्चुअली, कि इस ईयर को पूरी तरह से एक वर्चुअल एकेडमिक ईयर की बात की गई थी। इसमें फैसिलिटेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स की जो 4.06 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो 40% ऑफ द प्रोजेक्टेड स्टूडेंट पॉपुलेशन है बाय 2026, अ टोटल कॉस्ट ऑफ 60,900 करोड़ का कॉस्ट आएगा इतने लोगों को लैपटॉप्स या टैबलेट्स प्रोवाइड करने में, जिसमें सेंटर और स्टेट 60:40 रेशियो शेयर करेगा। आईसीटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो ई लर्निंग टेक्निक्स है, यूट्यूब क्लास, गूगल क्लासरूम, स्वयं प्रभा पोर्टल या डायरेक्ट होम सेक्टर, इन सर्विसेज से भी इनको क्या कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी तरह से प्रोवाइड होता है, तो और इम्प्रूव करना चाहिए। सैनिटाइजेशन एंड क्वारंटाइन मेजर्स बिफोर स्कूल रीओपनिंग, अगर स्कूल जब रीओपन हो उससे पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए, उसे क्वारंटाइन मेजर्स बनाए जाए। बेसिक वाटर सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटीज़, इन सबको भी देखना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या, कि जैसे हमने देखा है कि कंपोजिट ग्रांट फॉर स्कूल रेंजिंग बिटवीन 25,000, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं जिसमें लगभग 100 बच्चे हैं, तो उसमें ₹11 लाख फॉर स्कूल विद ओवर 1000 स्टूडेंट्स फॉर अवेयरनेस, की 1 लाख रुपए देने चाहिए, जिससे वो अवेयरनेस फैला सके बच्चों के बीच में। ये जो सेंसिटाइज पैंडेमिक जो दिक्कतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं उसे बनाए रखने के लिए। इनके चैलेंजेस क्या हैं, सोशल इनइक्वालिटी, जो सोशल इनइक्वालिटी आती है उसको वही ख़त्म करेगा। मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो हमारी उसको मार्केटाइज करेगा कि जिससे हर कोई पढ़ सके। टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, जो टेक्निकल वे में जो लोगों को कम आता है, जैसे कोई टीचर थे क्या, उन्हें कह रहे थे कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम है, हम नहीं करवा पाएंगे, तो उसको ख़त्म करना। लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, की प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें कम हो गई है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं, तो अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे उससे पहले आप कहाँ सीख पाएंगे। तो इसका वे फॉरवर्ड ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इस पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम में भी, कि उनको भी एक कई सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी जिससे लोग हेल्प हो सके। इसके फैक्टर्स क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट, गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव, स्मार्टफोन यूजर बेस, इंटरनेट पेनिट्रेशन, डिस्पोजेबल इनकम, यंग पॉपुलेशन। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस फैक्टर्स हैं जो इनफैक्ट अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है मेकिंग द लैंग्वेज ऑफ द लॉ कॉम्प्रिहेंसिबल, इसमें डिमांड ए ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लॉज एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑन द 20 लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल 8 इज नॉट अ बिग रिस्क। कि शेड्यूल 8 क्या होता है पहले ये हम लोग देख लेते हैं। शेड्यूल 8 इसको अलग से देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 शेड्यूल एंड रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो पार्ट 17 of the Indian Constitution deals with official languages, आर्टिकल 343 टू 351। 344 होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है शेड्यूल में, 344 जैसे वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंशियल एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उनका एक्सपायरी हो जाए कमेंसमेंट ऑफ द एजुकेशन के हिसाब से। आर्टिकल 351 कहता है कि इट प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, की हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड किया जाए। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इस वक्त ए शेड्यूल में डिफाइन है, जो 22 लैंग्वेजेस ये आप पढ़ सकते हैं। असमीज़ हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, इस तरह से 22 लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें से जो 14 है वो इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 14 थी वो पहले से इंक्लूड थी। फिर सिंधी लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ी गई। तो अब जाके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। तो आप ये याद रखिएगा मेनली कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। याद याद रखिएगा 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ये याद रहे कि नया रहे जितनी है,
बस ये याद होना चाहिए कि नंबर कितना है 22। तो एडिटोरियल में क्या लिखा है, इसमें कहा गया है कि द रीसेंट रेगुलेशन में हमने देखा कि जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था 2020, उसको कहा गया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस में तो हुआ ही है और बाकी लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए इसे। इसमें कहा गया था कि टू हाई कोर्ट्स हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू पब्लिश द नोटिफिकेशन इन ऑल 22 लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल 8 में मेंशन है। जो ऑल 22 लैंग्वेजेस है उनमें भी ये शेड्यूल जो क्या हुआ था, इन्वायरमेंट जो हुआ था, क्या कहते हैं, EIA नोटिफिकेशन 2020, उसे 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस उनमें अभी आना चाहिए था। इन मैनी केसेस हमने देखा है कि स्पेशली विद रिगार्ड्स टू लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट इट इज़ रीजनेबल टू आर्ग्यू दैट सिटीजन्स आर नॉट बाउंड बाय लॉज, की जो सिटीजन्स है वो लॉज के द्वारा बाइंड नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द पास हल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1951, उसमें कहा गया था कि सिटीजन्स आर नॉट बाउंड बाय लॉज विच हैव बीन नॉट पब्लिश्ड एंड पब्लिसाइज्ड, की जो लॉज हैं जो ये रूल्स हैं उनमें क्या कहते हैं सिटीजन बाउंड नहीं होते, उनमें क्या कहते हैं जो पब्लिश ना किए गए हो या पब्लिसाइज ना किए गए वो लॉ सिटीजन्स पे वैलिड नहीं होते। इसमें ये भी कहा गया था ग्रेटर द डिमांड फॉर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ laws and public records of the central government in the 22 languages in the schedule 8 is not a big risk, कि अगर कोई भी जो लॉज है या पब्लिक रिकॉर्ड्स है उन्हें 22 लैंग्वेजेस में लाना जो शेड्यूल 8 के हिसाब से हैं, उनको कोई बड़ा काम नहीं है, उसे किया जा सकता है और अच्छे लेवल में भी किया जा सकता है हर वर्ग को। तो ये अच्छा स्टेप भी होगा, जितने भी लैंग्वेज के लोग हैं जो बोलते हैं उनको समझ में भी आएगा हर वे में। चलिए अगली न्यूज़ आती है यूनाइटिंग टू कॉम्बैट कोविड-19, कि एक साउथ एशियन रीजन ने कहा है कि अम्ब्रेला ऑफ सार के नीचे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिससे इस कोविड-19 के जैसे इशू को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सार्क क्या होता है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें जो कंट्रीज मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सार्क कंप्राइज करता है 30% ऑफ द वर्ल्ड एरिया और 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और इसका 4.21% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी को ये कंट्रीब्यूट करता है। हिस्ट्री क्या थी, इसे बनाया गया था ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। इट्स सेक्रेटरीट बेस्ड इन काठमांडू नेपाल, काठमांडू नेपाल में इसका सेक्रेटरीट है। जो सार्क है वो मेंटेन करता है डिप्लोमेटिक एक रिलेशन यूनाइटेड नेशन के साथ, एक ऑब्जर्वर और एक डेवलप लिंक मल्टीलेटरल एंटाइटीज जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक लिंक बनाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, तो उनको एक तरह से वेलफेयर प्रोवाइड करना, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना। ये म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग और एक अप्रिसिएशन ऑफ अनदर्स प्रॉब्लम को भी देखता है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो वर्ल्ड वे पूरे वर्ल्डom में पूरा फैला हुआ है इस वक्त कोरोना, तो उसको कैसे क्योर ढूंढा जाए, उसका कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए सार्क को एक साथ वर्क करना, जो सार्क कंट्रीज हैं उनको एक साथ। जैसे हमने देखा है कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस है इस वक्त, आफ्टर यूएस बांग्लादेश हैज़ अराउंड 3.5 लाख केसेस। इसलिए हर रीजन में केसेस हैं, लगभग हर जगह कुछ ना कोई केसेस हैं ही हैं। तो इसमें कहा गया कि उनको एक साथ वर्क करके इसको इशू को ख़त्म करना है, कैसे उस इशू से लड़ना है। जैसे हमने देखा कि द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन गिव सिटीजन लेस देन 4 आवर्स टू प्रिपेयर, की जैसे इंडिया में जब लॉकडाउन होता तो 4 घंटे से भी कम दिया गया था लोगों को, जिससे वो दिक्कतें हुई, लोग उसके बाद पैदल ही लोग निकले, जैसे माइग्रेंट्स से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई माइग्रेंट्स को। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सैनिटरी नैपकिन स्कीम हॉल्टेड फॉर वांट ऑफ फंड्स, की नो एलोकेशन इन कर्नाटका बजट, की कर्नाटका बजट में सैनिटरी नैपकिन स्कीम का कोई फंड की बात नहीं गई है, इसमें की गई है। चलिए अगली इसको देख लेते हैं अलग से, हेल्थ इश्यूज वाले में आता है। जैसे हमने देखा था फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन प्रोग्राम्स, खुशी एंड उज्ज्वला नैप जैसे सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। ये कंटेस्ट इसका क्या है कि जैसे हमने देखा था कि जो खुशी प्रोग्राम था, ये स्कीम थी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने नैपकिन्स प्रोवाइड की थी गर्ल्स को स्टडिंग जो 6 से 12 क्लास में थी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एरिया स्कूल्स में, तो उनको प्रोवाइड की गई थी। वैसे ही उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन के द्वारा जो दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे कि सैनिटरी प्रोवाइड करना, पैड्स प्रोवाइड करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना वुमेन्स को। तो इसमें यही बात की गई थी, जो उज्ज्वला नैपकिन इनिशिएटिव था वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल सेट अप 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ई कॉमन सर्विसेज सेंटर ओडिशा स्टेट में, जिसमें हर सेंटर में लगभग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी 1200 से 2000 इको फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स की हर दिन, जिससे ज़्यादा
वुमेन्स को दिक्कतें ना हो, और लगभग इसमें कहा गया था एवरेज प्राइस जो होगा इसका सैनिटरी नैपकिन्स का वो ₹8 होगा पर पैड का, और जो लॉन्च हुआ था सुविधा नैपकिन का वो ₹2.5 पर पैड। तो एक लॉन्ग वे है बेसिक हाइजीन रिक्वायरमेंट का, 8 फॉर ह्यूमन अफोर्डेबल के लिए, और एक पैक ऑफ 8 जो 8 बायोडिग्रेडेबल पैड्स होते हैं will be priced at ₹40। तो ये खुशी और खुशी स्कीम और उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन था, ये आप देख चुके हैं। इसमें क्या कहते हैं, जैसे यही सब बात की गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।